वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे दिनांक 24 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की कक्षा में। तो अगले 10 मिनट के भीतर हम जो है 8 से 9 प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपके खास करके आरएस परीक्षा को टारगेट करके तैयार किए जाते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो वही सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर करता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी पहली कक्षा के साथ। 22 अप्रैल 2023 को राजस्थान में किस क्षेत्र को नए संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों, अभ्यारण्य और पार्क आपके पेपर का सिलेबस में जो है शामिल है, और इसी क्रम में हमारा 24वां, 25वां और 26वां 3 नए संरक्षण रिजर्व जो है उनकी घोषणा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के दिन की गई है। और इनके नाम है सोरसन बारा में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में और खीचन जोधपुर में। आइए विस्तार से इनकी थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। पीडीएफ इनकी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी। तो राज्य में 3 नए संरक्षण रिजर्व घोषित हुए हैं। 12 में सोरसन, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हमारे गोडावण है, ठीक है, राज्य पक्षी के रूप में, उसको स्थान देने वाला घास का मैदानी क्षेत्र है। भीलवाड़ा में हमीरगढ़ क्षेत्र, और तीसरा जोधपुर में जो डेमाइसल क्रेन का स्थान है खीचन। डेमाइसल क्रेन किसको बोलते हैं? कुर्जा पक्षी को। कुर्जा पक्षी जो है हमारे लोकगीतों में भी काफी प्रचलित है, ठीक है, विरह गीतों में। तो शीतकालीन समय में कुर्जा आकर के इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों को ही संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो पहले 23 थे और अब जो है 3 घोषित होने से संख्या हो गई है 26। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है वो 22वें तक की है। 22वां आपका घोषित हुआ था रामगढ़ कुंजी सुवास, ठीक है, 12 का मार्च महीने में। तो वहां तक की मेरे पास भी जानकारी थी। 23वां क्या है ये मुझे भी नहीं पता, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अगर आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर बात करें सोरसन की, तो सोरसन घास का मैदान जो है वहां पर न केवल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ 1100 काले हिरण, लोमड़ी और प्रवासी पक्षी भी मिलते हैं। इसी तरह खीचन का जो डेमाइसल क्रेन का एरिया है वो देश का पहला ऐसा संरक्षण रिजर्व होगा जहां पर डेमाइसल क्रेन का संरक्षण किया जाएगा। लगभग 1200 बीघा भूमि पर यह संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। संरक्षण रिजर्व घोषित करने से होता क्या है, जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसके तहत अगर मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट अगर आप उस एरिया में करना चाहते हैं तो आपको राज्य के वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इनसे अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। संरक्षित क्षेत्र श्रेणी जो है इसको पहली बार 2002 में वन्यजीव जो हमारा ये वन संरक्षण अधिनियम है उसमें संशोधन करके और फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब लिस्ट पर आप एक बार नजर डाल लो। ये 2023 में नए घोषित किए गए संरक्षण रिजर्व है। 21वां संरक्षण रिजर्व आपका झालाना और आमागढ़ है, जो कि लेपर्ड संरक्षण रिजर्व है जयपुर में। 22वां रामगढ़ कुंजी सुहास 12 में। 23वां मुझे नहीं पता। 24वां सोरसन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिजर्व 12 में। हमीरगढ़ संरक्षण रिजर्व 25वां भीलवाड़ा में, और 26वां खीचन संरक्षण रिजर्व जोधपुर में है। तो 22 मार्च से मैं लगातार आपको करंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पिछले 22 मार्च से, और अभी 1 महीने के करीब हो चुका है। तो कंप्लीट जो पीडीएफ्स है वो भी आपको मैं वहां पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश का जो नक्शा है, हमारे भारत का जो नक्शा है, उसी के आकार का एक द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर अब राज्य के एक जिले में बनाया जा रहा है, उसका नाम है झुंझुनू। तो झुंझुनू में ये द्वादश ज्योतिर्लिंग को शामिल करते हुए मंदिर बनाया जाएगा। झुंझुनू से 6 किलोमीटर दूर कालेरा का बास नामक स्थान पर यह मंदिर बनेगा, जहां पर शिव के ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ माता वैष्णो देवी को भी स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर एक शिव शक्ति पार्क बनेगा और एक शमशान घाट भी बनेगा। इस शमशान घाट पार्क में व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को भी दर्शाया जाएगा। अगर हम बात करें तो मंदिर का डिजाइन कुछ इस आकार का होगा, और इसमें प्रवेश करने के लिए एक पुल से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये जो पुल देख सकते हो रेड कलर में आप, तो मंदिर से पहले यहाँ पर 2 पार्क होंगे आपके, ठीक है, ये दोनों पार्क हैं, और उसके बाद में मुख्य मार्ग से होते हुए एक पुल से होकर के यहाँ पूरा पानी से इसको चारों तरफ से घेरा जाएगा, ताकि भारत की आकृति अलग से इसमें दिख सके। और इसमें जाने के बाद में जो आपके राज्य वाइज जितने भी आपके जो मंदिर हैं उनको इसमें दर्शाया गया, जैसे कि यहाँ पर रामेश्वरम है, ठीक है, नीचे आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन, गणेश्वर महाराष्ट्र में है, इसी तरह भीमाशंकर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, 3 हो गए महाराष्ट्र के। 2 आपके गुजरात के नागेश्वर धाम और सोमनाथ। इसी तरह से फिर उसके बाद में ओंकारेश्वर एमपी में, महाकालेश्वर एमपी में, ठीक है, और बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, और केदारनाथ उत्तराखंड में। जबकि
वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू का है वो भी इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें निर्मित किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिक रिव्यू, जो कि आपको सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है आरएस परीक्षा में और एसआई जैसे पेपर्स में, तो इसको हमने आरएस की तरह डिजाइन करने का प्रयास इस बार किया है, जिसमें माइंड मैप पर आधारित चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज पीडीएफ में, ताकि आप प्रिंट करके और उन्हें वापस से असाइनमेंट के रूप में सबमिट कर पाएंगे, जहां पर आपको उन्हें चेक करके दिया जाएगा और आपका जो भी प्रोग्रेस है वो आपको पता चल पाएगा। तो ये आपको आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट, इसने जो है राज्य के एक शहर को 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान दिया है, और वो है उदयपुर। उदयपुर पहले भी बहुत से ऐसे अवार्ड जीत चुका है और इसी क्रम में अब एक और बार इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग सिटी है ये, बड़े बड़े हमारे जितने भी अभिनेता हैं और बाकी बड़ी हस्तियां हैं वो यहाँ पर आकर शादियां करती हैं। तो उदयपुर झीलों की नगरी मोस्ट रोमांटिक सिटी का खिताब इसको मिला है। इससे पहले जुलाई 2021 में भी प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में भी ये चौथे स्थान पर था। 20 अप्रैल 2023 को, इसी वर्ष 3 दिन पहले, फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसको 23 बेस्ट लोकेशन में शामिल किया है। वहीं पर ट्रेवल ट्राइंगल नामक एक पोर्टल के द्वारा भी उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील को 2 बेहतरीन झीलों के रूप में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा से एक पर्वतारोही को बचाया गया जिनका संबंध राजस्थान से था, और ये अजमेर के किशनगढ़ से संबंधित हैं। तो किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय पर्वतारोही हैं हमारे अनुराग मालू। तो अनुराग मालू जो है, इन्हें माउंट अन्नपूर्णा की एक दरार से हाल ही में जीवित निकाला गया और फिर इनको नेपाल के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पोलैंड के पर्वतारोही एडम बेलकी के नेतृत्व में एक दल ने जाकर के उनको रेस्क्यू किया था। इन्हें रैक्स करमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये अंटार्कटिका युवा राजदूत के रूप में भी भारत को इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। 8000 मीटर से ऊपर की जितनी भी चोटियां हैं, 14 चोटियां, उन सब पर चढ़ने के लिए ये लगातार काम कर रहे थे। चलिए बात करते हैं भारत की कुछ खबरों की। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीतकर भारत ने अपने अभियान को यहाँ पर खत्म किया है, जिनमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। तुर्की के एंटाल्या में इस आयोजन को किया गया था, और इसमें भारत ने महिला इंडिविजुअल कंपाउंड और कंपाउंड मिक्स टीम, इन दोनों में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष रिकर्व टीम को चीन से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा, और पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व में धीरज बोमा देवरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सर्फ ओपन प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित होगी तमिलनाडु में। सर्फिंग एक महत्वपूर्ण खेल है और इसको ओलंपिक खेलों का दर्जा भी प्राप्त है, जिसमें समुद्र में पानी की लहरों पर जो है सामना करते हुए चुनौती पेश की जाती है। अब तमिलनाडु में जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सर्फ ओपन प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 20 अगस्त तक ममल्लपुरम में किया जाएगा। ममल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम। यह प्रतियोगिता विश्व सर्फिंग लीग का हिस्सा है। यह प्रतियोगिता खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में तमिलनाडु सरकार का एक और कदम है। सर्फिंग ओलंपिक खेल है और इसमें 14 देशों से भी ज़्यादा देशों के 100 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विभिन्न देशों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है, और इसमें भारत 6 अंकों की छलांग लगाते हुए 44वें स्थान से अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि लगातार हम लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। तो भारत 2014 में जहां इसमें 54वें स्थान पर था, तो अब तक 16 अंकों का जो है हमने उछाल इसमें लिया है। सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है, जबकि लीबिया अंतिम पायदान पर है। कस्टम की बात करें तो भारत 47वें स्थान पर है। भारत का सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट जलमार्ग परिवहन के रूप में है, और कस्टम रैंकिंग में जैसा मैंने बताया हम 47वें रैंकिंग पर स्थित हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार जरूर कर लें। तो कुछ और भी डिटेल इससे जुड़ी हुई है, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पीडीएफ में मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, वहां पर आप इनको डिटेल में देख लेना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा, 22 अप्रैल को इसने एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। एंडो मतलब जो वायुमंडल के बाहर नहीं जाती, एक्सो मतलब जो वायुमंडल के बाहर जाता है, ठीक है। तो ऐसी मिसाइल जो वायुमंडल के भीतर से ही जो है इंटरसेप्ट करती है अन्य मिसाइलों को और उनको नष्ट कर देती है। तो एक तरह की डिफेंस मिसाइल है। तो भारतीय नौसेना के लिए पहली बार डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है।
वैसे हमारी थल सेना के लिए ये परीक्षण काफ़ी पहले हो चुका है, ठीक है, पहले विकसित हो गया है। समीर वी कामत जो कि डीआरडीओ के प्रमुख हैं, उन्होंने इसको सफल अंजाम दिया। इस परीक्षण के साथ ही देश की नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता वाले देशों में सम्मिलित हो गई है। अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास वर्तमान में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की प्रणाली उपलब्ध है। तो डिफेंस सेक्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको बताया, इन सभी प्रश्नों को आप सभी ढंग से याद कर लेवें और इनका रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल है आर्य जंक्शन ऐप पर, जहां से आप इनका लाभ ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई है। तो वहां पर आप प्रैक्टिस करते हुए इन्हें रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप टेस्ट वहां दे सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।